इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके बारे में यहाँ तो मैं अब यही बताऊंगा, हम लोग रिवीजन करेंगे ना, इसलिए पहले आपने इसको पढ़ रखा है डिटेल में। देखो यहाँ पर दो शब्द आने वाला, एक तो आएगा स्वतः परिवर्तित, है ना, ऐसे लिखते हैं, और एक होता है स्वतः अपरिवर्तित, है ना, स्वतः परिवर्तित और स्वतः अपरिवर्तित। ये क्या होता है, जो अपने आप होता है उसे हम बोलते हैं स्वतः परिवर्तित, हम इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन अपने आप होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जिंक है, आपने अगर जिंक को डाल दिया कॉपर सल्फेट में, कॉपर, तो तुमसे पूछेगा नहीं जिंक की मैं कॉपर इसको सल्फेट को हटाऊं या ना हटाऊं, ये खुद ही उसको डिस्प्लेस करके और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसा कोई प्रोसेस जो स्वतः होता हो, है ना, अपने आप होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, स्वतः अपरिवर्तित, है ना। तो इसी में तुम्हारा सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है गैल्वेनिक सेल। हाँ तो वैद्युत रासायनिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल, चलो हम लोग लिख देते हैं ना, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बताओ, विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है। और जो विद्युत ऊर्जा बनता है उस विद्युत ऊर्जा का यूज कहाँ होता है पता है ना, और उत्सर्जन ना, चुप बोला मत, तो तुमको बीच में है ना कुछ भी, तो जो आंसर चाहिए वो आंसर देना फिर। विद्युत ऊर्जा को, है ना, इस विद्युत ऊर्जा को कहाँ यूज होता है, इस विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग स्वतः अपरिवर्तित, है ना, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रिया को करने में किया जाता है ना, करने में किया जाता है। जैसे कि मान लो पंखा है, अभी लाइट आ रही है तो स्विच ऑन करते पंखा चल जाएगा, उसको मिल जाएगी एनर्जी। तो ये अपने आप थोड़ी ना घूमता है पंखा, इससे घुमाना पड़ता है ना, तो उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल इज ना, इसका वैद्युत रासायनिक सेल का गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल कहते हैं इसको, या फिर हम इसको वोल्टियर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टियर सेल, है ना, वोल्टियर सेल भी कह देते हैं, या फिर डेनियल सेल, है ना, डेनियल सेल भी कह देते हैं, है ना, ये इनके नाम हो गए। अब डेनियल सेल में होता क्या है तुम सभी जानते हो, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पात्र लेते हैं ना, ये हो गया एक बीकर, एक हो गया कंटेनर, ये हमारा इधर हो गया कंटेनर हो गया, एक इधर हो गया। गैल्वेनिक सेल की खास बात ये होती है कि दोनों अलग अलग लेते हैं। एक में हमने क्या लिया, जिंक का रोड, क्या लिया, जिंक रोड ले लिया, है ना, जिंक की छड़ लिया, और हमने इस जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डिप कर दिया ना। इसमें बताओ क्या है, इसमें हमारे पास में है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का विलयन। एक मेरे पास मान लो दूसरा है, उसमें हमने कॉपर का रोड लिया, ठीक है ना, ये हमने लिया Cu छड़, ठीक है, और इसमें हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, किसमें,
कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। अब क्या होगा, इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ये क्या है वोल्ट मीटर। तो इसके अंदर बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ होगा। इसको हम लोग बनाते हैं एनोड। क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जिंक भाई साहब होते हैं ठोस अवस्था में, क्या करता है कॉपर, सॉरी जिंक होता है ठोस अवस्था में, जिंक 2+ आयन बना के क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है ना। और यहाँ का जो जिंक भाई साहब होते हैं वो कूद करके इस विलयन में आते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाते हैं। जब जिंक क्या होगा, जिंक का उपचयन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और वो इस छड़ पे रह जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक प्लस आयन जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा इस विलयन में, कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना, इस पे। तो ये हमारा क्या है एनोड, एनोड होता है नेगेटिव, किसमें गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर होता है कैथोड, कैथोड पे क्या होता है हम इसे बोलते हैं कैथोड। कॉपर भाई सब जो होंगे 2+ आयन में होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या होगा कॉपर ठोस बना लेगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉपर जो होता है कम अभिक्रियाशील तत्व होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या बना देगा कॉपर ठोस। तो यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन होगा ना, वो इसके ऊपर निक्षेपित हो जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, जब तुमने इसको जोड़ा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भाई सब आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कॉपर इसके ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ छड़ के ऊपर, समझ में आया। और ये क्या बन जाएगा एक सेल बन जाएगा, ठीक है। अब इस सेल को पूरा करने के लिए इसमें हमने क्या होता है इसके अंदर यू आकार का, किसका यू आकार का उल्टा हम लगाते हैं ट्यूब, ट्यूब को बोलते हैं हिंदी में नली, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं अक्रिय, हम इसमें भर देते हैं अक्रिय, अक्रिय है ना, वैद्युत अपघटय का पेस्ट, वैद्युत अपघटय का पेस्ट भरते हैं, ठीक है पेस्ट, ठीक है। वो हमारा KCl हो सकता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, और कौन हो सकता है KNO3 है ना, ये हो सकता है। अच्छा, इसको वैद्युत अपघटय को मिलाते हैं किसमें, अगर नाम का, अगर नाम का होता है जेलीय पदार्थ, क्या होता है जेलीय पदार्थ, उसमें मिला करके इसको और इसके अंदर भर देते हैं, इसमें भर देते हैं। और यहाँ पे रुई से ना से वो कर देते हैं, इसको बंद कर देंगे, रुई से बंद करते हैं ना इसलिए ताकि ना इस विलयन के अंदर जो आयन है, कौन है आयन है, इसका आदान प्रदान हो सके, इसका आदान प्रदान। और यहाँ पर भी ऐसे लगा देंगे ना, तो हम इसको बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु बोलते हैं। अरे ठीक है कि नहीं है, ये लवण सेतु हो गया। अब लवण सेतु को हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक परिपथ, हम इसे बोलते हैं आंतरिक परिपथ बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये जो है तुम्हारा ये वाला भाई साहब, हम इसे बोलते हैं बाह्य परिपथ, ठीक है, बाह्य परिपथ, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन गया कहां से एनोड से कैथोड की ओर, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन होता है प्रवाहित उसके जस्ट विपरीत धारा प्रवाहित होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा A से C, तो I कहां जाएगा, I जाएगा C से A, ठीक है ना, I मतलब विद्युत धारा, ठीक है, कहां जाएगा वो जाएगा तुम्हारा कैथोड से एनोड, ठीक है। इसके अंदर विद्युत धारा होता है प्रवाहित, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल का एक बढ़िया सा एग्जांपल, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब तुमने पहले से नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो कर लो फटाफट से रिवीजन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य हमको पता होना चाहिए ना, लवण सेतु, लवण सेतु बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है एक यू आकार का ना, मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है यू आकार का, यू आकार की ट्यूब नली होता है, ठीक है, जिसमें KCl
NH4Cl, या फिर तुम बोल सकते हो KNO3 जैसे वैद्युत अपघटय, है ना, वैद्युत अपघटय युक्त पेस्ट भरा जाता है, पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। अपन इसमें पेस्ट भरते हैं, क्या भरते हैं इसमें, हम इसमें पेस्ट भर देते हैं। अब ये तो हुआ इसका परिभाषा। अब ये जो हमारे पास होता है करता क्या है, करता क्या है, ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। पहला काम इसका ये है, आंतरिक कार्य बता रहा हूं, कार्य आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है ना, परिपथ को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, पहला काम तो ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या काम होता है इसका, विलयन, कौन सा है ना, विलयन है, विलयन, विलयन को, विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है, उदासीनता को बनाए रखने के लिए ना, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करता है, विपरीत आयनों का, है ना, विपरीत आयनों का ये कहता है, आयनों को प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये लाइन क्या लिख दिया मैंने, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर तुम आ गए, अब यहाँ पे बार बार कौन पहुंच रहा है, जिंक, कौन, तो जब इसके अंदर जिंक प्लस आयन बार बार जाएगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा नहीं, तो इसको उदासीन करने के लिए यहाँ से कौन आएगा, माइनस वाला कौन आएगा। मान लो अगर KCl होगा तो KCl K प्लस आयन में, Cl आयन ऐसे है ना, ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पर प्लस की जब संख्या बढ़ जाएगी, प्लस आयनों की, तो इधर से लवण सेतु में से कौन निकलेगा, नेगेटिव वाला, ठीक है ना, और उसको उदासीन करके इस सेल को ना लगातार कंटिन्यू ये कार्य कर सके वैसा बना देगा, ठीक है। तो सेल कभी रुकेगा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता है लवण सेतु। एक काम ये होता है, एक इसका काम होता है कौन सा, दो काम हो गया ना, एक काम इसका होता है कि ये जंक्शन विभव, जंक्शन विभव को बनने से रोकता है, बनने से रोकता है, ठीक है ना। जंक्शन विभव क्या होता है, देखो अलग अलग दो पात्र में हमने अभी सेल लिया था ना, यहाँ पर कौन था, एनोड, यहाँ पर कौन था, कैथोड था। अगर हम लोग लवण सेतु नहीं लेंगे तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एक ही बीकर में करना पड़ेगा, एक ही बीकर में लेना पड़ेगा अगर हम लोग नहीं लेंगे लवण सेतु तो, ठीक है ना। और जब हम लोग एक ही कंटेनर में इसको लेंगे, एनोड को भी और ए को भी सी को भी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बीच में प्लस माइनस आवेश, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, है ना, ऐसा एक लेयर बन जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा लेयर बन जाएगा तो इनके बीच में धारा फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा सेल अच्छे से कार्य कर नहीं पाएगा। तो ये जो ना प्लस माइनस की लेयर बन जाती है विलयन के बीच में, हम इसे बोलते हैं जंक्शन विभव, ठीक है ना, जंक्शन विभव बोलते हैं, ठीक है। तो जंक्शन विभव को बनने से रोकता है, ठीक है, कौन, लवण से दूर है। तो तीन कार्य जो तुम्हारे को ना पता होना चाहिए और लिखा हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है इसके ऊपर, देखो ये अभी डायग्राम आप लोगों ने देखा है ना, ये इफेक्ट तीनों तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है इसमें लिखा हुआ, देखो पेपर में अगर आ गया तो तुम लोग रो बैठोगे, ठीक है। देखो ये गैल्वेनिक सेल पर बाह्य विभव का प्रभाव क्या होता है, किसी बाहरी स्रोत का इफेक्ट कहां चला गया, देखो इसमें क्या समझा रहा है, ये हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, हमारे पास में इस गैल्वेनिक सेल पे बाहर से हमने कोई स्रोत जोड़ दिया। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के अंदर जो वो निकलता है सेल का ईएमएफ, क्या निकलता है सेल का, वो 1 पॉइंट कितना निकलता है, 1 वोल्ट, कितना 1 वोल्ट, ठीक है ना। जो गैल्वेनिक सेल को अभी हमने बनाया था इसके अंदर, तो यहाँ पर कौन है, वोल्ट मीटर, तो यहाँ पर वोल्टेज था कितना, 1.1 है ना, ये नाप लिया था किससे, वोल्ट मीटर से। इसके बाद में क्या होता है, ये जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है, हम उसके ऊपर बाह्य विभव का प्रभाव देखते हैं। मतलब आपने इस गैल्वेनिक सेल के अंदर बाहर से क्या जोड़ दिया, एक बैटरी, एक
या आपने को इसको दिया, क्या स्रोत दिया आपने उसको, तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है उसका कितना होता है, इतना होता है क्या, विभव, यानी इस सेल का विभव जो है वो 1.1 वोल्ट है। अब तुमने क्या कर दिया, इस सेल के ऊपर से तुमने 1.1 वोल्ट से कम लगाया विभव, क्या लगाया, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, देखो यहाँ पे ना, और आई जो है विद्युत धारा वो इधर फ्लो कर रहा है, तुमने इस वाले सेल के ऊपर बाहर से जितना इसका वोल्टेज है उससे कम लगाया, उससे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं इधर की तरफ उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर से फोर्स लगाने वाला लोग कम है ना, उसका फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता रहेगा ए से सी की तरफ, ठीक है ना। तो जब ए से सी होगा फ्लो इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल की भांति ये वाला जो है ना सेल वो काम करता रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता रहेगा फ्लो, ठीक है ना। अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर बहती रहेगी, जिंक एनोड से घुलता है और कॉपर कहाँ आता है, कैथोड पर निक्षेपित होता है ना, उस पर एकत्रित होता है, मालूम है ना। तो जब बाह्य स्रोत लगेगा, कम लगेगा 1.1 वोल्ट से, तो क्या होगा, कॉपर निक्षेपित होगा और जिंक घुलेगा, विद्युत धारा कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करता रहेगा। अब क्या हो गया, जब तुम्हारा सेल का गैल्वेनिक सेल का विभव कितना है, 1.1 वोल्ट है, और बाहर का भी कितना है, उतना ही, इक्वल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से जा रहा था अब इधर से जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको जो जोड़ा है, देखो इस नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया ना, यहां पर कौन है, नेगेटिव था ना उसमें सेल में, और जो अपने बाहर का सेल जोड़ा है वो पॉजिटिव है, तो इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उधर से आने वाला इलेक्ट्रॉन रोक देगा, ठीक है ना। विभव को बराबर कर दिया, फोर्स इक्वल हो गया, फोर्स इक्वल हो गया है ना, तो क्या होगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों अथवा विद्युत धारा का कोई फ्लो उसमें नहीं होता, ठीक है ना, उसमें विद्युत धारा बहता ही नहीं है, और इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप ज्यादा लगा दोगे बाहर का विभव 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जो पहले जा रहा था ना वो उल्टा इधर से जाने लग जाएगा, ठीक है ना, कहां से, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और धारा बहेगा कहां से, इधर से इधर की तरफ, मतलब ए से सी की तरफ, ठीक है ना। यानी इसकी जो वो है ध्रुवता है, जो पहले जिंक था एनोड, वो क्या बन जाएगा, कैथोड, क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपने बाहर से विभव से अधिक लगा दिया है, तो इसका विभव काम करना बंद कर देता है सेल का, बाहर का विभव काम करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिंक की ओर जाता है, कहां, कॉपर की ओर से, कॉपर की ओर से, और विद्युत धारा जो होता है जिंक से कॉपर की तरफ बहता है, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, और इस वाले सेल को जो होता है विद्युत अपघटनी सेल की भांति कहते हैं, काम करने लग गया, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है और कॉपर घुलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर पेपर में डायग्राम बन करके आ गया तो तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पहला 1.1 वोल्ट से कम रहेगा तो गैल्वेनिक सेल की भांति ही कार्य करता रहेगा, ठीक है। अगर दोनों का विभव इक्वल हो गया तो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल और बाह्य विभव का जो ईएमएफ है वो इक्वल होने की वजह से कार्य करना बंद कर देगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर आपने गैल्वेनिक सेल पे बाह्य सेल का विभव अधिक लगा दिया तो इसकी जो ध्रुवता है वो बदल जाती है, कैथोड एनोड बन जाता है और एनोड कैथोड बनता है, कॉपर जो होता है वो घुलने लगता है और जिंक जो होता है वो एनोड पे निक्षेपित होने लग जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है, कौन, गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है, बाहर से 1.1 से अधिक वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ये कॉपी तुम्हारा बड़ा इंपोर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है कि हम लोग ना सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल का निरूपण, निरूपण देखो कैसे करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है ना तो आप कर नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यानी कि हम तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सेल। इसमें क्या होता है, देखो अभी तुमने क्या चेक करा था, क्या देखा अभी आपने, अभी आपने देखा था क्या कि मेरे पास जिंक था ना, एनोड पर कौन था, एनोड पर था जिंक, ठोस अवस्था में था, और जिंक जो हो रहा था, जिंक 2+ आयन बन रहा था, ठीक है, और ये एक्वस बन गया, पानी में पहुंच गया, यहाँ क्या बन गया 2- इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर जो था ना कॉपर भाई सब जो थे 2+ आयन में थे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे ना, प्राप्त कर रहे थे, और ये कॉपर ठोस बना रहा था, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे इसका क्या नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया, तो पूरे सेल के दौरान रिएक्शन कौन सी हो रही थी, ये कट गया आपस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में काटेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा होगा, जिंक ठोस प्लस, इधर वाले को जोड़ेंगे, यहाँ पर जिंक इधर है, जिंक लिख दिया, यहाँ पर कौन है, इधर कॉपर है, तो कॉपर जोड़ दिया, ठीक है ना ऐसे। अब तीर लगाओगे ना, तीर लग गया इधर वाला, यहाँ पर कौन है, जिंक 2+ आयन है, ठीक है ना, जलिया, और यहाँ पर कौन है, इधर कॉपर ठोस, कॉपर ठोस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपूर्ण अभिक्रिया सेल के अंदर हुई थी, किसमें, गैल्वेनिक में, ठीक है ना, जिंक और कॉपर थे दोनों इसलिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमें सेल के रूप में चेंज करना है, किसमें, सेल के रूप में बदलना होता है। तो सेल के रूप में कैसे बदलेंगे वो मैं यहाँ पे आपको भी सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, कैसे पता, यहाँ पर 0 अवस्था में है और यहाँ पर 2+, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 0 अवस्था में और यहाँ पर किसमें 2+ में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बोलते हैं क्या हो रहा है उसका, ऑक्सीकरण। अगर यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर किसमें 0 अवस्था में, +2 से क्या हो गया 0, घट रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है अपचयन, यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आपको देखो सेल के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन, ठीक है, लोन याद रखो, लोन, एल से मतलब होता है लेफ्ट, क्या होता है, ओ से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ये हो गया लेफ्ट में होता है। ए पर कहां पर होता है, एनोड पर, ठीक है ना, और ये होता है नेगेटिव, N4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेल को निरूपित करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमारे पास बीच में होता है डबल डंडा वाला रेखा, हम इसे बोलते हैं लवण सेतु, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं लवण सेतु बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले क्या होता है, एक डंडा वाला होता है, हम इसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना, अवस्था मत बोलो, अवस्था ठोस द्रव बन जाता है ना, इसको हाँ अवस्था बोलते हैं, ठीक है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तुमने क्या लिखा था, रिएक्शन लिखा था ना, जिंक 2+ आयन था, जलीय, और यहां पर कौन था बोलना, कॉपर ठोस अवस्था में था, ये क्या बन गया था, एक गलत लिख दिया, जिंक ठोस अवस्था में था, ठीक है ना, कॉपर 2+ में था, और ये बन गया था जिंक 2+ आयन में और कॉपर ठोस अवस्था, ठीक है, ये बन गया था। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हुआ था रिडक्शन, यानी कि अपचयन हुआ था कॉपर का, ठीक है, तो इसका हुआ था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन कह सकते हैं, ठीक है। देखो तो मुझे इस रिएक्शन को सेल के रूप में लिखना है, कहां लिखना है, सेल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले हम लोग बीच में लगाएंगे लवण सेतु, ठीक है ना, उससे पहले क्या होता है लेफ्ट, बाद में क्या होगा राइट। तो लेफ्ट में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग लेफ्ट में ऐसा लगाएंगे फेस परिवर्तन को, ठोस अवस्था में था ना, तो जिंक हो गया ठोस अवस्था में, ठीक है, और फिर क्या बन गया बताओ, 2+ आयन बन गया, तो जिंक लगाएंगे 2+ आयन में, ठीक है ना, ये है जलीय, क्या है ये, ठोस की सांद्रता नहीं होती, ठोस की सांद्रता नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पर कुछ लगाएंगे नहीं, इसका आगे हम लोग C1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मतलब उसकी सांद्रता हमें क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में लवण सेतु से इधर कौन आता है, एनोड, ये कहां पर होता है, एनोड पर, कहां होता है ये, एनोड पर, ध्यान रखना इधर होता है एनोड, उधर कौन होता है कैथोड, 2+ आयन में है ना, कॉपर 2+ आयन में है, जलीय रहता है, जलीय, यहाँ पर C2 होगा, क्योंकि सांद्रता होती है किसकी, जलीय विलयन की, तो जब ये जलीय विलयन में रहेगा तो सांद्रता होगा C2, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाता है, कॉपर ठोस अवस्था में ना,
ठोस बन गया नहीं बन गया। लवण सेतु से इधर कौन होता है एनोड, उधर होता है कैथोड। ये आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना घर पे, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, ये तुम्हारा इधर कैथोड हो गया, कैथोड है ना। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, तुमको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है बहुत बार। देखो तुमको सेल के रूप में मिलेगा, तुमको लिखा मिल गया, मान लो Br माइनस, है ना, Br माइनस से क्या होता है एक्वस होता है, ठीक है ना। ये बन गया Br2, क्या बन गया Br2 बन गया, है ना Br2 बन गया। और इधर क्या बना, इधर तुम्हारे पास में कॉपर 2+ आयन था, ठीक है ना, कॉपर एक्वस था और ये बन गया इधर कॉपर, ये बन गया। तो पहले से सेल के रूप में किसमें ये, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर Br एक्वस है ना, तो एक्वस का कभी भी वो नहीं बनता, इलेक्ट्रोड नहीं बनता। किसी जलीय चीज का हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पीटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पीटी ठोस। पीटी मतलब क्या होता है, ये एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है भाई साहब, ये ध्यान रखना, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। मतलब वो जो रिएक्शन में भाग नहीं करता लेकिन अपनी सतह पे रिएक्शन होने देता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कौन है, Br माइनस आयन हो गया, ये कॉपर। अच्छा यहाँ ठोस अवस्था में है ना, तो ठोस का तो बनता है, तो हम यहाँ पे पीटी कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। पीटी या पीडी ना, बात ही होता है। यहाँ पे क्या लगता है पीटीएस, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, सेल के अंदर। तो ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। इस सेल को रिएक्शन के रूप में लिखना आना चाहिए, किसमें, अभी मैंने लिखा था रिएक्शन, क्या लिखा मैंने, सेल। अब तुमको सेल दे रहे हैं, ये सेल पहले से मिलेगा तुमको, अब इसको तुम्हें चेंज करना है उस रिएक्शन के रूप में, ठीक है। तो जो नर्स इक्वेशन क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरह से सेल के रूप में लिखा हुआ आता है, ठीक है। हमें इसमें बदलना पड़ता है रिएक्शन में। अगर तुमको ये चेंज करना नहीं आ पाएगा ना, तो तुम नर्स इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, देखो क्या करते हैं उसके लिए, चलो यहां से लेते हैं ना। देखो तुमको ऐसा मिलेगा सेल, इस सेल को तुम्हें चेंज करना आना चाहिए, किसमें, रिएक्शन में। सबसे पहले कहां लिखोगे, कैथोड पर। कहां लिखेंगे, तुम एनोड पर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एनोड पर भी लिख सकते हो, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देखो, एनोड पर क्या होगा, देखो ये एनोड है कि ये एनोड है, ये एनोड है ना। तो यहाँ पर पीटी को मत लेना, ठीक है ना, ये तो बस इसलिए है कि इलेक्ट्रोड वहां पर पीटी का होगा, इसको लेंगे ओनली इसको, ठीक है। इससे पहले कॉमन लगा होता है इधर, ध्यान रखना पहचानने के लिए। तुम कभी पीटी को उठा लो, पीटी को उठाओगे तो पीट देगा तुमको, ठीक है ना, पीटी मत लेना। Br क्या है, माइनस एक्वस है ना। देखो Br माइनस से क्या बन रहा है, Br माइनस से बन रहा है Br2, ये बन गया इधर Br2। अब Br2 यहाँ पर 0 स्टेट में है और यहाँ पर -1 स्टेट में, ठीक है ना। तो -1 से क्या हो रहा है, 0, -1 से 0 घट रहा है कि बढ़ रहा है, रिंकल साहब बताना, बढ़ रहा है ना। तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 क्यों, एक Br एक छोड़ेगा, 2 Br 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 Br है ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर छूट गया। अब कैथोड पर आ जाओ, कहां पर, कैथोड पर देखो क्या हो रहा है, कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर 2+ आयन है, एक्वस स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ठोस अवस्था में जाएगा, ठीक है ना। 2+ में है तो ठोस में पहुंच जाएगा ये, तो कॉपर ठोस बन जाएगा, ठोस बन गया कॉपर। ये देखो ये हो गया तुम्हारा कहां पर, ये हुआ कैथोड पर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएगा, ठीक है भाई, आपस में काटना आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, तो एक संख्या से गुना करके हम उसे इक्वल कर लेते हैं, पता है सबको। इसमें क्या होगा, देखो यहां पर आएगा इधर 2Br माइनस प्लस कॉपर 2+ आयन हो गया। अरे तुमको आ रहा है ये, यहाँ देखो, यहाँ Br2 आ गया था, Br2 होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, ये होता है लिक्विड स्टेट में, और ये भाई साहब होते हैं जलीय अवस्था में, ये भाई साहब भी होते हैं जलीय अवस्था में, ठीक है। ये भाई साहब होते हैं ठोस अवस्था में, अक्रू है, ठीक है। देखो
ये हो गया इतना। इस पूरे रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ? इस पूरे अभिक्रिया में कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। तो हम यहां से n का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n का मान 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अधिकतर क्वेश्चनों में 2 ही निकल के आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं q। क्या लिखते हैं? q हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया व्यंजक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ये कैसे लिखेंगे ये सीख लो ध्यान से। नर्स इक्वेशन इसके बिना हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको ईएमएफ की कैलकुलेशन के बाद में नर्स पे ले चलूंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट। यहां पर क्या है, क्यू लिख दिया मैंने। तो क्यू में क्या होगा देखो, क्यू में क्या लिखते हैं? उत्पाद की सांद्रता। किसकी? ये उत्पाद की ऊपर लिखेंगे, और ये कौन है इधर? अभिकर्मक, उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो उत्पाद क्या होगा देखो तो ध्यान से, ठोस अवस्था में है ना ये। क्या ये? ठोस की सांद्रता नहीं होती भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना। और ये है कौन? लिक्विड, द्रव, इसकी भी नहीं होगी। शुद्ध है ना, शुद्ध लिक्विड है ये। अब पानी की सांद्रता कितनी होती है ना, इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात होगी कॉपर की, ठीक है ना। कॉपर जल में घुला हुआ है, तो जल के अंदर कॉपर की सांद्रता कितनी है। यहाँ पर क्या, ये Br2 लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें ओनली Br ये तो प्योर हो गया। प्योर नहीं हो गया तो प्योर की क्या होगी? प्योर की नहीं होगी, ठीक है, सांद्रता जीरो नहीं, 1 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कॉपर है, कॉपर पानी में घुला हुआ है, तो पानी में कॉपर की मात्रा कितनी है ना, वो है सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटे आएगा 1, क्योंकि उसका 1 हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1। इसका कितना होगा क्वेश्चन में तुमको देगा, कॉपर 2 प्लस आयन, ठीक है। हम ऐसा लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, ठीक है, ठीक है भाई। और यहां पर कौन इधर? Br माइनस, ठीक है। देखो इसके यहां पर कितना है? 2 है ना, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है हम उसे पावर में लगाते हैं, इधर पावर में यहां लगाएगा इधर, ठीक है, लग गया। तो इस रिएक्शन के लिए आपको ऐसे लिखना है क्यू। समझ में आया? क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा इसका सांद्रता, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे और हल कर देंगे, कैसे आगे बताऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या आता है देखो, इसके बाद में आता है भाई साहब इलेक्ट्रोड विभव। क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, हाँ वही थे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है देखो, मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में होता है एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और वो किस में है? वैद्युत अपघटनी विलयन में। यानी कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड है, मान लो जिंक है, तो यहां पर कौन रहेगा? जिंक सल्फेट। कौन रहेगा? अब तुमने अभी देखा था क्या कि इसके अंदर जिंक प्लस आयन आता है। क्या आता है? जिंक प्लस आयन टूट करके आता है ना, हाँ टूट के आता है। और इसके ऊपर इकट्ठा कौन हो जाता है बताओ? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है इसके ऊपर, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद तो कहां पर गया? कूद गया, आत्महत्या कर ली उसने। कहां पहुंचे थे? क्या पानी में आ गया ये, पानी में। अब बताओ जलीय विलयन के अंदर क्या है? प्लस, और इलेक्ट्रोड पे क्या है? तो जहां एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वहां पर विभव बनता है। क्या बनता है? तो विद्युत अपघटनी विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक विभव जो है ना वो उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाँ, तो वैद्युत अपघटनी विलयन व इलेक्ट्रोड के मध्य, इलेक्ट्रोड नहीं दिया गलती से, चलता का ही नहीं, इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड के मध्य विभव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लग गया मालूम? कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताओ इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो लिख देना इलेक्ट्रोड और ये तो होता है विलयन, उसके बीच का होता है विभव, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ये 2 टाइप का होता है, ये होते हैं कितने? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कैसे होते हैं देखो, एक तो आपके पास था एनोड और एक क्या था? कैथोड। तो जब यहाँ एनोड पर है तो ऐसे ही यहाँ पर भी तो था कॉपर वाले पे, यहाँ पर कौन था? इसमें था प्लस आयन, 2 प्लस है ना। जब यहाँ प्लस आयन था विलयन के अंदर, तो इसके ऊपर कौन था? माइनस। कहां से आया था? एनोड से आया था चल करके, है ना। तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है?
प्लस, तो इसके बीच में भी क्या होगा, विभव। तो यहाँ पर कहां पर है, एनोड पे, एनोड पे होता है अपचयन, हम बोलते हैं अपचयन विभव। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन, तो हम इसे बोलते हैं उपचयन विभव, ठीक है ना। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, एक होता है अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक है भाई साहब। इसको दिखाएंगे कैसे, ई से दिखाएंगे, ई से, ठीक है भाई, ई से दिखाओ इसको। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था बताओ, अगर हम लोग जिंक को और कॉपर को धातु माने, धातु ही तो है ये, जिंक भी क्या है, धातु मतलब एम, है ना, एम फॉर धातु, मेटल, ठीक है ना, वो मेंटल बता रही है, धातु, ठीक है ना, हाँ मेंटल बता रही, बताओ उसको। तो मेटल क्या हो रहा है, मेटल से क्या बन रहा था, जिंक पे प्लस आयन, क्या बन रहा था, देखो एम फॉर मेटल क्या बना, मेटल से बन गया एम, देख यहां पर क्या आता है, आवेश, क्या आता है, आवेश, एन में चेंज हो गया ना, तो यहां पर क्या होगा, मेटल सा भाई सब क्या बन गए, प्लस, ठीक है ना, यहां लिखा मिलेगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहां पर कौन था, जिंक था, तो जिंक का जो होगा विभव क्या बनेगा, Zn से क्या बना, Zn2+, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं उपचयन विभव की कह लो, ठीक है भाई साहब। इसको ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, और इसको कैसे, देखो इसको कैसे होता है, यहां पर ई मेटल भाई साहब पहले से किस में होंगे, पॉजिटिव में, और क्या हो जाएगा, ये अपचयित हो जाएगा, ओनली एम बनेगा, ठीक है ना, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कौन था तुम्हारा, कॉपर था ना, कॉपर 2+ से क्या हो गया था, ये हो गया था ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, कॉपर 2+ आयन से क्या बन रहा था बताना, ऐसे कॉपर, ठीक है ना, ये है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव, ठीक है ना, अपचयन विभव। तो दो टाइप का हो गया ये। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है आपका मानक, क्या आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अरे समझ में आ रहा तुमको कि नहीं आ रहा है, हाँ हो रहा है रिवीजन जैसे, ठीक है। हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो एक एटीएम दाब और 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए, किसका, ये जो तुम इलेक्ट्रोड लेते हो ना, इलेक्ट्रोड, ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड को डुबा देते हो, तो ये जो विलयन है इसकी सांद्रता क्या होना चाहिए, सांद्रता इसकी होनी चाहिए 1 मोलर, क्या होना चाहिए, और जो दाब होना चाहिए वो 1 एटीएम, ठीक है ना, या फिर आप एक एटीएम को 1.013 बार भी बोलोगे, ठीक है ना, बार में भी दाब लेते थे, बार में एटीएम जो है पहले लेते थे मानक दाब, ठीक है ना, अब तो बार में लेते हैं, कहां लेते हैं, बार में, ठीक है ना, ये 1 एटीएम दाब और 1 मोलर सांद्रता, और उसका तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, कहां पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 1 एटीएम दाब 1 मोलर सांद्रता, वह क्या बोला मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी इलेक्ट्रोड का, किसका, किसी इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। भाई साहब इसको ना पढ़ना अच्छे से इसको पढ़ लेना, कभी तुमसे पूछे एग्जाम में कि बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो यही बताना, यही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है ना, अरे ध्यान रहेगा ना सब कुछ तुमको, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम लोग दिखाते किससे, ई नॉट लगाते ऊपर, क्या लगाते हैं, इसको नोट पढ़ते हैं, इसको नोट पढ़ते हैं, ऊपर लगा के 0 उसमें ना ऐसे डंडा खींचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है ई नॉट। अब ये भी कितने होते हैं, 2 टाइप के, ये भी होते हैं 2 टाइप के, ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप का, एक होता है ऑक्सीकरण, लगा दो मानक, ठीक है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है ना, अपन उस शॉर्ट फॉर्म में एसओपी बोलेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, हम जो है इसको ई नॉट एम से क्या बनता है, एम
प्लस बनता है ना, अरे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। और इधर क्या होता है, इधर यहाँ पर होता है मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हम इसको बोलते हैं एसआरपी, क्या बोलते हैं, एसआरपी बोलेंगे। और हम लोग यहाँ पर एम एन, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे एम एन प्लस से क्या बन जाता है ये एम, ठीक है ना, एम बन गया। तो ये मतलब यहाँ पर अपचयन हो गया ना, और यहाँ पर ऐसे लगाएंगे नॉट, ठीक है। तो समझे, हाँ आर ओ एस आर पी, वो आगे पीछे हो गया, ठीक है ना, कोई नहीं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा होता है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे, ठीक है। देखो किसी भी सेल के अंदर एस ओ पी जो होता है वो वही होता है जितना एस आर पी होता है, केवल माइनस का उल्टा कर दो, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगर मुझसे किसी ने बोला, सुनो ध्यान से, ये हो गया था ना भैया, हम घुस गया, ठीक है। फिर तो देखो, अगर मान लो मेरे को किसी ने बोला कि जो हमारे पास कॉपर भाई साहब का ना, कॉपर भाई साहब, वो मेरे पास में 0.34 कितना है, तुम ये बताओ ये एसओपी है या एसआरपी है, बताओ। ये कॉपर धातु का एसआरपी है या एसओपी, एसआरपी है, एसआरपी है। कैसे पता एसआरपी है, प्लस से देखो, यहां पर कोई आवेश नहीं है ना, क्या बन रहा है, हाँ किसमें है ये लगा नेगेटिव, ये एसओपी क्या है, ये एसओपी है। कैसे पहचाना एसओपी है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है ये, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर पे कोई आवेश नहीं है, मतलब जीरो अवस्था में है, और कॉपर क्या बन गया 2+ आयन। देखो ये फेज से पहले देखो ध्यान से, कॉपर है, फेज के बाद में क्या हो गया, कॉपर 2+ हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एसओपी, ठीक है ना, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, उपचयन हो रहा है, ठीक है ना, ये एसओपी है। अगर इसी को एसआरपी में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करना होगा, देखो कॉपर 2+ आयन पहले रहेगा और कॉपर बाद में, इसका एसआरपी लिखूंगा मैं, तो चिन्ह को बदल दूंगा, माइनस लगा दूंगा 0.34, ये कौन है एसआरपी, और इसमें माइनस से गुना किया तो क्या बन गया एसओपी पहले था, ये एसओपी था, माइनस से गुना कर दिया तो एसआरपी बन गया, तो क्या बनेगा 0.34, ठीक है ना, वोल्ट। एसआरपी एसओपी आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तुमको यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, तुम्हें 99% क्वेश्चन में ना एसआरपी ही देगा, ठीक है ना। जो तालिका बनी हुई है ना बुक के अंदर, वो एसआरपी की बनी हुई है, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग सेल का निकालते हैं विभव, क्या निकालते हैं, सेल का विभव निकालते हैं, ठीक है ना, विभव। तो ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ईएमएफ को, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना ईएमएफ को। देन सुनो, इसके बाद इसका क्या होता है फॉर्मूला, किसी सेल का निकालोगे ईएमएफ, क्या निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा इसको पता है, ई आर माइनस ई एल, एल आता है, राइट माइनस लेफ्ट, है ना, हाँ, यानी कि आप यहां पे लिखते हो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। और हमें इसका एसआरपी मान ही रखना होता है, क्या रखना होता है, इसका भी एसआरपी मान रखेंगे, एसआरपी रखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, एसआरपी, और इसका भी एसआरपी ही मान रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई। मतलब जब इसको हल कर रहे होंगे ना तो हमें इसका एसआरपी मान रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रखेंगे आगे बताऊंगा, बने रहो, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो अब आता है एसएचई, कौन आता है, सी मतलब वह स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पेपर में अगर आ गया एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, हम इसको बोलते हैं हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो फटाफट से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई साहब, जैसे कि अभी मैंने यहां पर क्या लिखा था, मैंने यहां पर लिखा था अभी कॉपर का एसआरपी मान 0.34 होता है वोल्ट में, कितना होता है 0.34 होता है वोल्ट में। कैसे की जाएगी इसकी कैलकुलेशन, कैसे की गई, कहां से आया वैल्यू, ये वैल्यू यहीं से निकल के आया, ठीक है।
सबसे शुरुआत में हमारे पास किसी भी धातु की मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं था, ठीक है ना। उसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया, ठीक है ना। यानी कि अभी जो तुमने गैल्वेनिक सेल को बनाया था, देखो यहां पर है ना, ये जो तुमने बनाया था गैल्वेनिक सेल है ना, इसके बीच का तुमको 1.1 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया? 1 पॉइंट, क्योंकि जब तुमने इस दोनों सेल को आपस में जोड़ा तो जोड़ने के बाद में हमने इसके बीच में क्या लगाया, विभवांतो वोल्ट मीटर क्या लगाया, इसने मेरे को नाप के दिया 1.1 वोल्ट, नाप के दे दिया इसने। उसके बाद में हमने कहा ये तो दोनों का अंतर है, दोनों का मतलब जितना इसका होगा उसमें से इसका माइनस कर दो तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1.1 वोल्ट। लेकिन हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इसके अकेले का कितना था, अकेले का, यानी कि इस जिंक का अकेले का कितना है इलेक्ट्रोड विभव, नहीं पता। इसका कितना है कॉपर का, नहीं पता, ठीक है। उसमें पता नहीं था किसी को भी। हमें अंतर तो पता चल रहा था दोनों का, लेकिन हमें एक का अकेले अकेले पता नहीं चल पा रहा, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार अगर हमें किसी एक का पता हो, किसी एक का हमें पता हो तो हम एक का निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से कि भाई आप ई सेल क्या समझते हो, ई सेल जो समझते हो वो समझते हो ई सी माइनस ई ए, ये समझते हो ना, कैथोड माइनस एनोड। अब ये तुमको 1.1 वोल्ट पता है, 1.1 वोल्ट पता है। अब मुझे ये पता ही नहीं है दोनों में से, तो किसका निकाल पाऊंगा, किसी का नहीं, हम किसी का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार या तो मुझे कॉपर का पता हो या मुझे जिंक का पता हो तो हम निकाल पाएंगे। अगर कॉपर का पता होता तो जिंक का निकाल लेते हैं ना, और जिंक का पता होता तो कॉपर का निकाल लेते हैं कि नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा यार हमें तो साला किसी का नहीं पता, कैसे निकालेंगे, समस्या नहीं हो रही है अब, और शुरू में किसी का भी ज्ञात नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बना लिया भाई साहब हाइड्रोजन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, हाइड्रोजन का। उसने कहा हमें किसी का मालूम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन भाई साहब को पकड़ लेते हैं, है ना, एक नंबर पे है, हल्का तत्व है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन को पकड़ा और उसने एक ऐसा लिया कंटेनर बॉक्स, ठीक है ना, उसने ऐसा बॉक्स लिया इसमें, और इसके अंदर क्या करा, उसने एक वो लगाया प्लेटिनियम का नीचे ब्लॉक, ठीक है ना, ये प्लेटिनियम का ब्लॉक है, ठीक है ना, और इसके ऊपर उसने क्या करा, एक प्लेटिनियम का ही वो लगा दिया तार सा ऐसे, ठीक है ना, ये लगा दिया। तार नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे, ठीक है। ये लगा दिया इसमें उसने, देखो थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ना, अगर पेपर में अगर कि SHE को समझाइए तो ऐसे बना के समझा देना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हाँ, और इस पे इसको ने ढक दिया, इसको उसने है ना कांच की नली से इसको ढक दिया, ठीक है। यहां से ना जगह छोड़ा तो इसमें हाइड्रोजन गैस देने के लिए, ठीक है ना, इसमें क्या देंगे, H2 गैस, ठीक है ना, कहां पर, 1 ATM दाब पर, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या है, ये हमारा है PT ब्लॉक, क्या है, PT छिद्र युक्त, ठीक है ना, ब्लॉक, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या भर दिया, 1 मोलर विलयन, क्या भर दिया उसने, देखो 1 मोलर HCl भर दिया इसमें, ठीक है ना, विलयन भर दिया। 1 मोलर का क्यों लिया, क्योंकि वो मानक ले रहा है, मानक क्या होता है, 1 मोलर विलयन हो गया है ना, और कितना 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 298 केल्विन ताप, 278 लिया बुक में देखना एक बार, 78 है, 78 कर लो, है ना, 298 और 78 90 होना चाहिए ना, 25 डिग्री होता है सेल्सियस, 98 होता है, 78 नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। हाँ 1 वायु दाब पर, ठीक है ना, हम इसमें गैस देंगे, ठीक है भाई साहब। देखो सर तुम बातें मत करो भाई, देखो 298 केल्विन है, अरे हमको याद है ना 25 डिग्री होता है सेल्सियस टेम्परेचर, तुम पहली बार देख रहे हो, हम हर दिन देखते हैं नहीं। हाँ, तो हमको याद रहेगा, तुमको याद रहेगा,
मानक जब भी लिया 278 आज तक नहीं आया कभी मेरी जिंदगी में, तुम्हारे आया है गलती से। देखो अब क्या हुआ, इसमें दो चीज है, इसमें H2 कौन है इसके अंदर, गैस दिया इसके अंदर है ना। H2 गैस का क्या हुआ, H2 गैस का होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन हो गया, नहीं यहां पर क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। H प्लस आयन का लेंगे तो H2 बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां अपचयन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है उपचयन, गलत, यहां अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, ठीक है। हम तुमको चेक कर रहे थे, ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं, देखो और ठीक है चाचा, यहां पर कौन हो गया अपचयन, यहां पर उपचयन, क्यों हुआ, प्लस एक में कि नहीं है, और ये जीरो में प्लस एक में, दिक्कत तो नहीं कोई। तो H का इससे उन्होंने इसका मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया, क्या मान लिया कि H2 गैस का अपचयन होगा या मान लो ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो जीरो लेंगे, क्या लेंगे अपनी तरफ से मान लिया जीरो होगा, ठीक है। और E0 अपचयन उसको भी क्या मान लिया, ठीक है ना, नहीं समझा भी तू चाचा, हाँ क्या मान लिया, जीरो मान लिया, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से उसने सबका निकाल लिया, सबका उसने क्या किया, किसने, वैज्ञानिकों ने, ये हमारे पास SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मुझे इसकी हेल्प से याद करना है उसका कॉपर का। तो क्या करा उसने बताऊं, उसने क्या करा, देखो मैं अगले पेज पे तुम्हें ना बताता हूं, हमें कॉपर का ना, कॉपर का E0 क्या SRP है ना, ज्ञात करना है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, जो वहां पर लिख रहा हूं, तुम ये सब पेपर में लिख देना, डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। ये बच्चे बैठ के रटते हैं इनको, जो ना बताया तुमको मैंने अभी, ये किसे, ये रहा क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ऐसे लेकर के ऐसे रटेंगे, जैसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और जिसमें लैंग्वेज लिखा है लैंग्वेज, उस रटेंगे डिक्टो, उसे डिक्टो रटते हैं क्या, नहीं उसको, मेरा मतलब होता है रटने का और समझने का अंतर क्या होता है, ये होता है, दिख गया, स्टैंडर्ड SOP बोलते हैं ना, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है इतना ताप, इतना सांद्रता और इतना इसका दाब होता है, गैस H2 देंगे, डायग्राम ध्यान से देख लिया, समझ लिया, इसका जीरो मान करके चलते हैं, डायग्राम अच्छे से आ गया, पेपर में लिख देना है, पेपर में अपनी भाषा में जो मैंने तुमको समझाया, पहले क्या लिख देना, SHE की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप किसी भी गैल्वेनिक सेल से एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें गैल्वेनिक सेल से जो होता है विभवांतर प्राप्त होता है, क्या होता है, किसी एक का नहीं होता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने SHE का निर्माण कर दिया, ठीक है। SHE का जो होता है विभव, वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अब तुम बताओ, इस तरह से समझाने के बाद में आसान हो गया या फिर वो रटना आसान था, तुम उसे भूल जाते ना रट करके, अब तुम भूलोगे नहीं कि नहीं, तो समझना चाहिए ना वैसा। देखो आगे बढ़ते हैं, कहां गया, तो मान लो, अच्छा तुम उसका एक एग्जाम्पल भी दे देना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैसा होगा, मान लो कॉपर को निकालना है, तो उसने एक तो लिया SHE, क्या लिया उसने SHE लिया, क्योंकि इसका मालूम था सबको, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मैं SHE बना रहा हूं, ठीक है ना, अरे अच्छा नहीं बना, ये बनाया मैंने SHE, ठीक है, और एक मैंने लिया इधर किसका, जिसको मुझे निकालना है, जिस धातु का मुझे निकालना है, मुझे मान लो जिंक का निकालना है तो जिंक का लूंगा, कॉपर का निकालना है तो कॉपर का लूंगा, मरकरी का निकालना है तो मरकरी को लूंगा, सिल्वर का लूंगा, ठीक है ना, सोडियम का लूंगा, लिथियम का लूंगा, जिस धातु का मुझे इलेक्ट्रोड विभव निकालना है मैं इसके साथ में इसको जोड़ दूंगा। मैं कॉपर का निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, कॉपर का निकालना चाहता हूं, ठीक है, देखो ये रहा, इसको जोड़ दिया, इसको हमने यहां लगाया वोल्ट मीटर, क्या लगाया, ये हमारे पास कौन है, कॉपर भाई सब है, ठीक है, ठीक है भाई। कॉपर को हमने क्या बनाया, एनोड, क्या बनाया, एनोड नहीं सॉरी कैथोड बना लेते हैं, ठीक है, हमने इसका बना दिया कैथोड, क्या बनाया इसका हमने, कैथोड, इसको हमने क्या बनाया, एनोड, बन गया एनोड।
अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, इसको मैंने जोड़ा किससे, इससे, इसमें H2 गैस जा रहा था ना इधर से, 1 मोलर था इसका सांद्रता और 298 तक केल्विन कितना ताप। जैसे मैंने इसको जोड़ा, इसके अंदर कितना आ गया, 0.3 वोल्ट आ गया रीडिंग। कितना आ गया, आप सुनो, जैसे ही मैंने SHE से जोड़ा कॉपर को, जोड़ते क्या आ गया, इतना आ गया। मैं समझ गया E नॉट सेल, E नॉट कितना है 0.34 किसका, कॉपर का और हाइड्रोजन का, कॉपर का और, ठीक है, इतना मुझे अंतर पता चल गया। अब हम सब जानते हैं कि ये इक्वल होता है किसके, बताओ, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, होता है कि नहीं होता है। तो C पर कौन है, कॉपर भाई साहब है, कॉपर यहां पर क्या हो रहा है 2+ से बन रहा है कॉपर, क्या बन रहा है, और यहां पर कौन है H2 गैस से क्या बन रहा है H+ आयन, क्या बन रहा है। अब इसका वैज्ञानिकों ने मान रखा है कितना 0, अभी तो बताया, H2 से क्या बन रहा है H+ आयन, इसका 0 लिया अपनी तरफ से, कहां से लिया, तो 0.34 अंतर था ना, कॉपर का मेरे को ज्ञात करना था क्या SRP, यहां पर 0 कर दिया, क्या क्या उसने 0, कितना बचा बताना, जो गायब हो गया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर कितना निकला 0.34, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, SHE बना करके ऐसे एग्जांपल दे देना, ठीक है ना, ऐसे निकाला गया क्या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आया तेरे को, तेरे को भी नहीं आया, सुनो देखो, इसके बाद में क्या आता है, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे ना अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कॉपर का, ऐसे ही सभी तत्वों का ज्ञात कर करके ना उसने वो बना दिया, ये ठीक है ना, टेबल, टेबल बता, टेबल, अरे कुछ नहीं वो देखो। तो इसमें क्या हुआ, अरे ये बनाया उसने, ठीक है ना, सभी तत्वों का बना बना करके ये ज्ञात कर लिया, क्या क्या है ये, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, ये सभी का SRP मान है। SRP मान का मतलब समझते हो, अपचयन विभव, देखो फ्लोरीन का सबसे अधिक पॉजिटिव है, सबसे अधिक पॉजिटिव है, जो धातु होता है उसका सबसे अधिक नेगेटिव होता है, ठीक है, धातुओं का हमेशा नेगेटिव में जाता है, ठीक है ना, देखो ये रहा। और जो हमारे ये भाई साहब है, फ्लोरीन क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसका अपचयन होता है, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं यानी कि उसका अपचयन होता है, वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। तो क्या बोल रहा है, बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता, जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन, कौन है फ्लोरीन। तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है, SRP मान जितना अधिक बढ़ता जाएगा, जितना अधिक, वो उतना अच्छा उसका क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन होता है सबसे अच्छा, जिसका जितना अधिक नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में जाएगा, क्या, ठीक है ना, समानुपाती होगा किसके, SRP मान के, किसके, ठीक है ना, जितना ज्यादा प्लस में होगा, ठीक है ना, उतना अच्छा कौन होगा, वो ऑक्सीकारक। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऑक्सीकारक। और जिसका जितना नेगेटिव में होगा उतना क्या होगा, वो अपचायक, क्या होगा, तो अपचायक क्षमता क्या होगी, अपचायक, ठीक है ना। इसका हम लोग ना वो लिखते हैं SOP मान, SOP मान, ठीक है ना, जितना अधिक SOP मान होता है वो उतना अच्छा क्या होता है, अपचायक, ठीक है ना। ये ध्यान देना बस, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ये तुमसे क्या बोल रहा है, बढ़ती हुई अपचायक क्षमता, ठीक है, देखो ये रहा, जितना नेगेटिव में होगा ना SRP मान, जितना, जैसे मान लो यहां पर कौन है, लिथियम है, तो लिथियम का क्या है, लिथियम का मेरे पास में है ये -3.05 है ना, ये SRP मान है, क्या है ये, इसको SOP में चेंज होना है, तो SOP में चेंज ऐसे होगा, देखो क्या बनेगा 3.05 है ना। तो जितना अधिक SOP मान होगा वो उतना अच्छा क्या होगा उसका, अपचायक, क्या होगा,
अपचायक, ठीक है ना, अपचायक ये सबसे अधिक है, अच्छा है, ठीक है, अपचायक सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला है, ठीक है, ठीक है भाई, सबको ध्यान रहेगा ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, तो कर लेना, ठीक है ना। अपचायक और ऑक्सीकारक देख लेना। अपचायक के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एसओपी मान किसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तुमको वो पेपर में एसओपी मान नहीं देगा, ये वाला मान देगा। और ये कौन सा मान होता है, एसआरपी। एसआरपी को चेंज करना किसमें, एसओपी में, सबका चेंज करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, देखो बुक 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 खोलो, बुक खोल लिया बुक, कौन सा क्वेश्चन है उसमें, ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या बोलता है, के प्लस से ये बनने का है ना, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है, सबका दिया हुआ है। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता, क्या पूछा इसने, अपचायक क्षमता के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एसओपी, क्या देखते हैं, एसओपी देख मान देखते हैं, एसओपी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्या होगा, वो अपचायक हो। ये दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, देखो अपचायक समानुपाती किसके, एसओपी के। तो इसमें देखो हमें इसने सब में एसआरपी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसआरपी मान दिया हुआ है, ये सब एसआरपी मान होते हैं। पहचान में रहा हूं कैसे, प्लस से जीरो जा रहा है, प्लस से जीरो जा रहा है, मैं इसको देख रहा हूं के प्लस से के जा रहा है, तो अपचयन हो रहा है ना, तो ये एसआरपी मान है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं इसका एसओपी मान लिखूंगा के से के प्लस का, के से के, यहां पर देखो किसमें नेगेटिव में है ना, तो मैं इसे पॉजिटिव में कर दूंगा, 2.93 वोल्ट है ना। फिर कौन है इसमें, एजी है, तो एजी मेरे को यहाँ पर एसआरपी मान दिया हुआ है, मैं उसको एसओपी में चेंज करूंगा। हाँ, बस चिन्ह जो है ना उल्टा कर देना है, यहाँ पर प्लस में ना तो माइनस में हो जाएगा 0.80। उसके बाद कौन है, मरकरी है, मरकरी का हम लोग निकाल लेंगे एजी से, एजी होता है एचजी होता है, अरे चाचा जल्दी जल्दी मिल जाओ, एच जी से एच जी प्लस, कितना है इसका देखना, नेगेटिव लगा दो इसमें, 0.79 वोल्ट है ना। उसके बाद कौन है इसमें, इसके बाद में है मैग्नीशियम, Mg से क्या बनता है, Mg2 प्लस, तो यहां पे दिया हुआ है माइनस में है ना, हाँ तुम समझ नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं कि एसआरपी मान दिया हुआ है, हम उसको एसओपी मान में चेंज कर रहे हैं। हर बात को ध्यान से सुना करो लल्ला, ठीक है। तूने ये बात यहाँ पूछा, यहाँ क्यों नहीं पूछा तूने, मैं यहाँ पर दिख रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, उसमें माइनस में ना प्लस में, 2 पॉइंट कितना है 37, अब बचा सीआर, बचा सीआर है ना, सीआर का बताना, देखो यहाँ पर सीआर 3 से सीआर हो रहा है, तो मैं इसमें सीआर प्लस, सॉरी सीआर से सीआर 3 प्लस लूंगा, ठीक है ना। और इसमें जो दिया हुआ है उसका प्लस कर देंगे तो 0.74। मुझे इसने अपचायक गुण पूछा था, क्या पूछा उसने, अगर ऑक्सीकारक गुण पूछता ना तो मैं इसको नहीं बदलता, एसआरपी। अब ऑक्सीकारक देखने के लिए क्या करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीकारक समानुपाती होता है किसके, एसआरपी के, ठीक है ना। एसआरपी मान देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा जिसका होगा वो बढ़िया ऑक्सीकारक होगा, सॉरी हाँ ऑक्सीकारक, ठीक है ना। तो अगर हम इसके आधार पे लगाएंगे इसको, तो एज इट इज लगा दो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मान किसका है इसमें, पॉजिटिव मान किसका है, एजी का है, तो एजी कौन है, अच्छा ऑक्सीकारक है। हम इसमें कह रहे हैं ऑक्सीकारक के लिए में एसआर मान देखना है, एसआर मान सबसे अधिक इसमें किसका है, एजी का है, एजी का हो गया ना, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक ये है। उससे कम कौन है, एच जी है कि नहीं, उससे कम कौन है, 2.93, उससे कम ये है ना। उसके बाद के वाला आ जाएगा, है ना,
मतलब के आ गया उसके बाद में। और इससे कम कौन है? मैग्नीशियम वाला भाई सब है। और सबसे कौन कम है? Cr। ये तो हो गया इसका ऑक्सीकारक वाला, क्या हो गया? और अपचायक के लिए हमको ये देखना है सबसे अधिक, बताओ इसमें किसका है सबसे अधिक? इसमें कौन है? अपचायक के हो गया है ना। उससे कम कौन हो जाएगा? उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अधिक तो ये के वाला है, हाँ ये हो गया। इससे कम है कौन? इसके बाद वाला तुम्हारे पास 2 पॉइंट ये हो गया, मैग्नीशियम है ना। और उससे कम कौन है? एजी वाला है। Cr वाला कितना है? 0.74 है ना। Cr वाला हो गया। उससे कम कौन है? एजी, ये वाला। इससे कम कौन है? Hg। तो ऐसे लगाना होता है, ठीक है ना। तो आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है नर्स इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ड इक्वेशन ये हो गया तुम्हारा, है ना, नर्स्ड इक्वेशन। इसके बाद में आता है ना, हाँ, नर्स इक्वेशन। देखो नर्स इक्वेशन है ना, आपको डायरेक्ट ही ना फॉर्मूला में दे देता हूं, आपको याद रखना है। इस पेज पे आ गया। नर्स्ड इक्वेशन कहां से आया, क्यों आया, ठीक है ना, यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है। नर्स्ड इक्वेशन क्या बोलता है? हमको ई सेल निकलवाता है। क्या निकलवाता है? ई सेल निकलवाता है। किसी भी सेल का मुझे क्या निकालना होता है? ईएमएफ, विभव, है ना। उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट क्या होता है? 0.095 59 0.09591 अपॉन एन और लॉग क्यू। लॉग क्या आता है, ठीक है ना। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, एक मेरे पास रिएक्शन है यहाँ पर एम, है ना, एम ही ले लें, चलो एम ही ले लो। और यहाँ पर बन रहा है एक, मान लो, है ना, इसका रिएक्शन में कैसे लूं, चलो ऐसे लेते हैं ना, इसका रिएक्शन ले लेते हैं ए, यहाँ एन ले लो, ठीक है, प्लस बी, है ना, एम एन। और ये क्या बन गया, यहाँ हम इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी। ए ले लिया, ठीक है ना, ये ठोस अवस्था में। और मेरे पास ठोस द्रव मत लो, ठोस का तो एक होता है, प्लस बी ले लिया, ठीक है ना, सी बन गया, प्लस डी बन गया। तो इससे क्यों, हाँ भाई, इससे हम लोग क्यों निकालेंगे? तो सी का सांद्रता यहाँ पावर सी जाएगा, ठीक है ना, डी की सांद्रता पावर डी, और बटे में कौन आ जाएगा इसका, देख, ए की पावर ए आ जाएगा और बी की पावर बी। ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं क्यों इसका, ठीक है ना। नर्स्ड इक्वेशन हमको ये याद रखना है, क्वेश्चन तो इस पर बेस आएगा, ठीक है ना। कैसे बनता है वो तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पर बेस कैसा आएगा, देखो, क्वेश्चन तुमसे इस पर ऐसा पूछेगा वो, क्या तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, एनसीईआरटी में देखो है, एक्सरसाइज में आ जाओ, ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर ना 5वां क्वेश्चन है। देखो इसमें कितने क्वेश्चन दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है टोटल 4 प्रश्न, है ना। देखो ये रहे 4 प्रश्न है इसमें टोटल। कोई सा भी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि मैं तुमको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा, 4, ठीक है ना। 4 में हमसे क्या बोल रहा है, एमएफ निकालो, पीटी है ना, पीटी है ठोस, ठीक है। और फिर क्या है इसमें, बी आर नेगेटिव। देखो यहां पर दिया हुआ है सांद्रता कितना, 0.01 है ना, 0 मोलर।
से क्या बन रहा है, Br2, क्या बन रहा है, Br2। लिक्विड स्टेट में है ये प्योर, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं दिया, उसका सांद्रता नहीं दिया, ठीक है ना। वो जानता है, सबको पता है बच्चों को, एक होता है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये लवण सेतु है, H प्लस आयन, H प्लस आयन का कितना है सांद्रता, 0.030 मोलर है ना। और फेस चेंज आ गया उसमें H2 गैस, ठीक है ना। अब गैस का भी एक होता है प्योर है ना, तो उसका बार एक बार दिया इसमें तुम्हें, एक बार ना, चलो यही लिख लेता है ना, एक बार, ठीक है भाई। और ये तुम्हारा इधर बात में क्या दिया हुआ है, पीटी ठोस, पीटी ठोस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप गैस की नहीं बना सकते इलेक्ट्रोड, है ना, इसलिए काम उसका कुछ नहीं है पीटी का इसमें, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बताऊं, देखो इस क्वेश्चन में ना तुमको एक चीज नहीं दिया इसने, क्या नहीं दिया उसने, अलग अलग तुम्हें उसने इलेक्ट्रोड विभव नहीं दिया हुआ है। जैसे Br है तो Br2 से Br माइनस बनने का इलेक्ट्रोड विभव इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चा घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो बुक से देख लेगा, बुक से, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो देगा लिख करके, ठीक है ना। अब फिलहाल कितना होता है आपको बताओ, बुक में देख कर दिखाना कितना होता है, बताओ, वो देख के बताओ तालिका में Br2 से Br माइनस बनने का SRP का मान कितना है, मिला Br, ऊपर मिलेगा, है ना, कितना है, नेगेटिव में पॉजिटिव में है, 1.09 वोल्ट है ना, ठीक है। H का तुमको ना तो पेपर में देगा ना पे यहीं पे, H का कितना होता है, 0 होता है चाचा, तुम क्या पढ़ रहे हो जब से यार, H का तो 0 होता है ना। SHE में क्या लिया था H का, देखो उसमें लिखा भी है बीच में, बिल्कुल, है ना। तो कितना होता है, H तो परमाणु संख्या 1 होता है, H2 से, है ना, देखो यहां पर क्या है, H प्लस आयन से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है ना। तो H प्लस आयन से H2 बनने का 0 होता है, आपको सिखाया था मैंने, H प्लस आयन से बने H2 तो 0, और H2 से बने H प्लस आयन तो भी 0 होता है। अब तुमको सबसे पहले नर्स इक्वेशन की हेल्प से निकालना पड़ेगा, क्या, सेल का ईएमएफ। कैसे निकालते हैं, आप पहले E0 सेल निकालो, क्या निकालो, क्योंकि सेल के अंदर हमें इसकी पड़ती जरूरत है। तो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, उसमें कैथोड एनोड कौन है पता है तुमको, आप लिखो पहले रिएक्शन एनोड पर, कहां लिखोगे, एनोड पर, कौन है एनोड, ये की है, ये एनोड है ना। तो यहां पर क्या होता है, Br माइनस जलीय अवस्था में क्या बन रहा है, Br2, क्या बन रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, लग गया। ये हमारा हो गया Br, है ना। अब ये कहां पर हुआ, एनोड पर, अब कहां लोगे तुम, कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा, H प्लस आयन है ना, एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहेगा 2 क्यों, क्योंकि यहां पर 2 H लगेगा ना, यहाँ पर H2 बन रहा है इसलिए H2, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई। अब लिखेंगे नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया क्या होगी बताना, ये, अरे क्या मार दिया मैंने गलती से, ये मर गया, ठीक है, आपस में तुम लोग, हाँ ये आपस में कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचा नेट में 2Br माइनस एक्वस प्लस यहाँ पर कितना इधर 2H प्लस आयन, घर जाकर के ना बाकी जो 3 क्वेश्चन इसमें वो तुम करना अपना खुद से, नर्स क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो हाँ इतना हो गया, इसके बाद में कौन है इधर Br2 द्रव अवस्था में प्लस H2 गैसीय अवस्था में, ये हो गया नर्स इक्वेशन। इस टोटल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, n का मान कितना आ गया 2। अब हमें Q निकालना है, Q निकालेंगे कैसे, उत्पाद की सांद्रता, तो Br2 का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर H2 है ना तो उसकी सांद्रता नहीं होती गैस की, दाब होती, क्या होती है दाब, ठीक है। P फॉर प्रेशर, H2 मतलब गैस H2 का, ठीक है ना। बटे में कौन आएगा देखो इधर Br माइनस की सांद्रता, यहाँ पर 2 है ना, पावर लगाओगे तुम, गलती मत करना ऐसा, H प्लस आयन यहाँ पर 2 है ना, यहाँ 2 लगाओगे, ठीक है, तुम कभी लगाना है भूल जाओगे। अब क्या करना है, इसका तो 1 होता है Br2 का, छोड़ दो, 1 बार है ना इसका, Br कितना Br का देखना, Br का सांद्रता है 0.010 है ना,
इसकी पावर कितनी है 2, और यहाँ पे h प्लस की कितनी है 0.030 है ना, पावर कितना है 2। आया पे तुमको समझ में? ये जो नहीं निकाल पाएगा ना उसका आंसर कैसा आएगा, अच्छे से नहीं आएगा ना, तो ये निकालना आना चाहिए। अब कैसे निकालोगे देखो, 0.01 का मतलब क्या होता है 1/100, कितना होता है 1/100। तुम 12वीं क्लास के बच्चे हो तो तुमको पता होना चाहिए 1/100 मतलब होता है 10 की पावर -2, ठीक है ना। 0.03 है, इसका होता है मतलब 3/100, 3 यानी कि 3 गुना 10 की पावर -2। अरे समझे कि नहीं, इसके ऊपर भी 2 और इसके ऊपर भी 2, और ये क्या बन जाएगा देखो, तो Q इक्वल टू में क्या बना दूंगा, हाँ 3 जीरो का है 0.03 है ना, बाद में जीरो लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ता है, वही तो मैंने कहा तुम 10th 12th के बालक हो, तो यहाँ तो नहीं पूछा तुमने, यहाँ तो 3 जीरो है बाद में उधर, लेकिन वहां पर पूछा है तो वहां पर याद आया, ठीक है। अरे मतलब 0.030, ठीक है। कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे क्या लगाएंगे 1000, क्या लगाएंगे, पॉइंट बाद कितना है 1 2 3 अंक है ना, तो 0 खत्म हो गया, तो 0 3 बचे, कितना बचा 100, है ना। 0 आगे तो कुछ लिखते नहीं है, 3/100 नहीं हो गया, 3/100 का मतलब क्या होता है 3 गुना 10 पावर -2, ठीक है क्या। तो इसको मैंने इतना सा लंबा करके तुमको दिखाता हूं मैं स्टेप, तो क्या बचा 1 कितना इधर, अच्छा 2 है, 10 पावर कितना हो जाएगा -4, यहाँ कितना है 10 की पावर 3 गुना 9 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा -4, 1 को 9 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर पहुंच जाए 10 पावर कितना 8, कितना, अरे सुन लो जरा, 8 हो गया, 4 4 होता है कितना, गुना में खाते जुड़ जाती है ना, नीचे होगा नेगेटिव में 8, ऊपर का तो पॉजिटिव 8 हो गया, तो तुमको मैथ आती नहीं आती है, तो ठीक है। अब इसको तुम भाग कर दो, छोड़ दो यहीं, ठीक है ना। ये क्यू निकल गया, कौन निकल गया, नर्स क्वेश्चन को हल करने के लिए क्यू चाहिए होता है, एन चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है ई नॉट सेल, सब निकाल दिया। अब आ जाओ ई सेल, हमको ई सेल निकालना है, फॉर्मूला था कितना ई नॉट सेल, ठीक है चाचा, -0.0591/n, और लॉग कितना है क्यू, तो ये आया कितना निकल के इधर, यहाँ देखो इधर ध्यान से, तो घटाया नहीं इसको मैंने, क्या मास्टर बनेगा रे तू, ठीक है। ई नॉट सेल निकालो पहले, घटाया नहीं, बताओ निकालना चाहिए था ना, अब निकाल लेते हैं। देखो क्या होता है कैथोड माइनस, हमको लगा हमने निकाल लिया होगा, ये धोखा हो गया हमारे साथ। चलो आ जाओ, एसआर भी मान धरना है, कौन है कैथोड, कौन है कैथोड, इधर वाला कैथोड है ना, सॉरी एनोड है, ये कौन है एच, कैथोड है तो 0, एच है कैथोड तो माइनस लग गया, एनोड कौन है उधर नेगेटिव में पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है भैया, पॉजिटिव में है, गद्दारी कर बे पक्का, तो 1.09, ठीक है ना, कितना आ गया -1.0, ये सारा मान इसमें रख देंगे इधर। ये कौन आया ई सेल, कौन आया ई नॉट सेल आया, सॉरी ई नॉट सेल कितना -1.09, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर -0.05 लिखा है ना, 6 कर लो उसको आसानी करने के लिए, 9 है ना तो 6 कर लेंगे तो इजीली भाग हो जाएगा, बटे में 2 लगा देंगे ना, लॉग क्यू का मान कितना है 1/9, कितना है गुना कितना है 10 की पावर 8। अब इसको हल करना भी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे लिए, तुमको तो हल करना भी नहीं आता, हाँ ना वो मत करो, थोड़ा हार्ड हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, हम आसान करना चाहते हैं। देखो -1.09 -0.03 हो जाएगा ना, यहां देखो लॉग है क्या इधर, तो हम इसको क्या लिखेंगे लॉग 10 की पावर 8, ठीक है, और माइनस लिखेंगे लॉग 9, क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे पावर 2, देखा तो नहीं, 9 लिखते तो 3 पावर 2 होता है ना। अब -1.09, ठीक है, -0 पॉइंट कितना है 0.3, तो 8 को उतार ले नीचे, सर पे चढ़ के बैठा है, 8 उतार लो, ठीक है, फिर लॉग 10 बचेगा, उसका मान 1 हो जाएगा, -2 को आगे ले आएंगे लॉग 3 का मान पेपर में देगा एग्जाम में, कितना होता है वैसे होता है ना, log 3 का मान होता है 0.3,
0.7 होता है, 0.6 होता है, चलो 7 है ना। एक बार तुम लोग चेक करना, ठीक है, पेपर में देता है, पेपर में तुमको लिखा था मैंने लॉग का मान सबका 0.2 47 है ना, 0.47, ठीक है ना। 0. कितना हो गया, 47 है ना, कर लीजिए 0.47। अब तुम इसको हल कर लोगे अच्छे से, देखो आंसर क्या निकल के आएगा इधर, -1.09, ठीक है, 8 हो जाएगा तो -0.03 गुना 8 कर देंगे, ठीक है ना, 8 कर देंगे तो 8 या 24 आएगा, ठीक है, वो बाद में कर लेना। देखो माइनस गुना करोगे, माइनस में क्या बनेगा प्लस, और इससे गुना करेंगे उसमें, ये तुम्हारा बनेगा 0.03 इंटू, इसे गुना कर दो इसमें आपस में, 2 7 14, 2 चौक 8 और 1 9, 0.9, ठीक है ना। अब इसको हल करना है भैया, तुम्हारे काम है, ठीक है ना, इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है ना, वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग हल करते हैं क्या, नष्ट समीकरण, ठीक है। इतना करने के बाद तुमको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब तुमको ये एक क्वेश्चन लिख करके देगा, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग है ना, अरे नीचे और भी है, अरे चाचा ऐसा हो गया ना, ठीक है ना, ये पूरा तुमको ऐसा ना हल करना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी है ना, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो हमारे पास ना एक होता है गिब्स ऊर्जा, क्या होता है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हमसे हिंदी में भी गिब्स बोलते हैं ना, गिब्स ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट यहां से तो क्यों है पता है, तुमको इसमें एक चीज ध्यान से देखना है कि जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई सेल, क्या होता है, ई सेल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। देखो अगर तुमको डेल्टा जी नॉट निकालना है, मतलब मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो गिब्स एनर्जी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, स्वतः परिवर्तित जो रिएक्शन होता है, जो अपने आप से होते हैं, स्वयं से होते हैं, ऐसे रिएक्शन की बात होगी इसके अंदर। और दूसरी किसकी बात होगी इसमें, देखो दूसरा इसमें बात होता है ई नॉट सेल को देख करके हम लोग बता पाए कि रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, ठीक है, स्वतः परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो ई नॉट सेल, तो आप लोग ना इसमें ये देखो ध्यान से कि अगर यदि डेल्टा जी का मान, यदि डेल्टा जी का मान 0 से कम है, 0 से कम है, देखो 0 से कम कब होगा, जब ई सेल का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि डेल्टा जी का मान लेस देन 0 है और ई सेल का मान जो होगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए ना, तब क्या होगी, तब सेल की अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया स्वतः होगी ना, अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगा, ठीक है। और यदि डेल्टा जी का मान क्या हो गया, 0 से मोर हो गया, ज्यादा हो गया, और ये कब होगा, जब ई सेल का मान पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, ई सेल का मान क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ई सेल नेगेटिव हो जाएगा तब तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। एन तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और एफ क्या होती है, फैराडे स्थिरांक, तो वो तो कांस्टेंट है, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो ई सेल 0 से कम होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः अपरिवर्तित, स्वतः अपरिवर्तित है ना, अपरिवर्तित होगा, ठीक है ना। इस पर भी मैं होगा लगा देता हूं। और एक केस जो बचता है तुम्हारा लास्ट वाला, वो क्या बचता है, वो तुमको ये मिलता है कि डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है, डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है कब, अगर ई सेल का मान क्या हो जाता है, 0, ई सेल का मान 0 हो जाएगा। और ये कब होता है, जब साम्य अवस्था रहती है, ठीक है ना, यानी ये होता है साम्य अवस्था,
साम्यावस्था पर, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप पेपर में आ सकता है, ठीक है। रिएक्शन जो है ई सेल देख करके ये बताओ स्वतः परिवर्तित होगा या स्वतः अपरिवर्तित, है ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अरे ठीक है बच्चा पार्टी, ये चीज हम ना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, साम्यावस्था कंडीशन पर, है ना। साम्यावस्था, 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 है ना। साम्यावस्था अवस्था बोल दो, है ना, या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। कहां पर, नर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो बताओ मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या था, है ना, नर्स्ट समीकरण से, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये आपको होता है ई नॉट सेल, याद है फॉर्मूला, ई नॉट सेल माइनस क्या होता है 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू, ठीक है ना। देखो अब साम्यावस्था पे क्या होता है कि मेरे पास जो ई नॉट सेल है ना, वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। जो मानक सेल विभव है ना वो 0 हो जाता है, किस पर, साम्यावस्था पर। और ये तुमको ई सेल का सूत्र क्या मिलेगा, तो यहां से ई सेल, ओहो गलत, ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और यहाँ पर क्या है लॉग क्यू। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या बन जाएगा 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू। तो हम इस फॉर्मूले से ना पता क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, क्या है, साम्य स्थिरांक, ठीक है ना। रिएक्शन क्वेश्चन हम लोग ना यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको ना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कर लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉपी की रोज को है ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में, लिख लिया, लिख ले भैया। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना पेपर में मिलेगा तुम्हें देखने को, जैसे ये ना इसमें तुम्हें सामने इस तरह पूछ लेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। क्या कहते उसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है तुमको ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का मान कितना दिया हुआ है इसमें 0.46 है ना वोल्ट। तुमसे बोल रहा है साम्य स्थिरांक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन क्या देखो, सी यू है, ए जी प्लस है और ये बन रहा है। तो इसमें तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे ना। क्यू को हम लोग कैसे बोलते हैं ना, क्यू को क्या बोलते हैं, मतलब साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग क्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है आयनिक रूप में है Cu 2 प्लस आयन, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसमें कोई घात नहीं आएगी, ठीक है ना। और Ag क्या है, ठोस अवस्था में है ना, तो इसका तो 1 होता है। और यहाँ पे कितना है इसका Ag, है ना प्लस, और यहाँ पर क्या है इसका 2, है ना, सॉरी हाँ पावर 2 लगेगा, ठीक है। तो ये केसी है, तो हमको ये इसकी ना ये ज्ञात करना है। तो वही साम्य स्थिरांक वाला क्वेश्चन वो लगा दो फॉर्मूला और सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ई नॉट सेल, एक आंसर रंग चला दिया, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 0.0591 अपॉन एन और लॉग केसी कर दो इसको, ठीक है ना, केसी कर दो। अब ई नॉट सेल का मान तुमको मालूम है, तो इसमें एजी है ना प्लस में और सी किसमें 2 पॉजिटिव में है। इसमें कुल मिलाकर के कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो एन इक्वल टू कितना है 2। तो ई नॉट सेल का मान तुमको देखो दे रखा है इसमें 0.46 इक्वल टू 0.059 है ना, तो इसको 6 कर लो पूरे को, ठीक है। हम इसको 0.06 कर लेते हैं और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 2,
और log kc, ठीक है, तुम्हें kc ज्ञात करना है। तो 0.46 अपॉन में कौन आएगा, इसके अपॉन में आएगा 0.03, कौन आएगा, क्योंकि मैंने इससे को काट दिया ना, तो 0.03 बन गया होगा सब करके, और यहाँ बचेगा log kc। अब क्या होता है कि यहां से ना log kc है, यानी log के साथ जब भी कोई यहाँ पर टर्म होता है और तुम्हें इस टर्म का मान यानी वैल्यू ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, इस log को हटाने के लिए हम लोग वो साइड एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिख दो, दोनों पक्षों का प्रति लघुगणक बोलते हैं हिंदी में, दोनों पक्षों का प्रति लघुगणक लेने पर, ठीक है ना। तो हम जैसे एंटी लॉग लेंगे ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 0.46 अपॉन कितना 0.3। अच्छा तुम इसको ना यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 46 अपॉन में 3, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर log kc हट जाएगा, log गायब हो जाएगा, ओनली kc बचेगा, ठीक है। अब तुम्हें इसका एंटी लॉग सॉल्व करना है, तो एंटी लॉग सॉल्व कैसे होगा देखो तुम्हें अभी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 46/3 है ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, इधर का 3 × 5 = 15, यहाँ पर 3 बन जाए 3 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 0.33 आ रहा होगा, ठीक है, ये तो आ रहा है ना। हाँ इसका एक चीज ध्यान रखना। अब ना यहाँ पर एक समस्या आती है बच्चों को, जब भी सवाल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे ना, एक बार तुम सीख लो, तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे लेते हैं एंटी लॉग। kc = एंटी लॉग लेने के लिए हम लॉग का सहारा लेंगे, ठीक है ना। लॉग का सहारा मतलब कि मेरे को मान लो log 2 की वैल्यू पर से मालूम है, कितना होता है 0.30, ये होता है ना। log 3 की वैल्यू क्या होता है 0.47, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हो, log 2 हम log 4 को लिख सकते हैं ना। तो आप log 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ रख करके वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे कि log 5 की वैल्यू तुमको याद करनी पड़ेगी, है ना। वैसे तो पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, 0.7 के आसपास आता है इसका, ठीक है ना। वैसे तो पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है इसका वैल्यू, ठीक है ना, क्वेश्चन साथ ही देगा तुमको, लेकिन अगर नहीं दिया है तो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, वैसे देगा तुमको। तो एंटी लॉग ना निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हेल्प लेंगे किसका, इसका लेंगे लॉग का। तो तुम इसको क्या लिखोगे, तुम इसको लिखोगे लॉग, देखो तुम इसको लिख पाओगे किसको, इसको लिख पाओगे 15 + 0.30 लिख सकते हैं ना, मैं इसे पास कर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एंटी लॉग हो गया ना, एंटी लॉग देखो हमने इसको ये लिखा, अब क्या होगा कि आप इसको लिख सकते हो log 10⁻15, क्या लिख पाओगे, क्योंकि 15 को हम लोग log 10⁻15 लिख सकते हैं, प्लस ये होता है किसका log 2 की वैल्यू, ठीक है ना, log 2 की वैल्यू होती है आसपास लगभग लगभग, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एंटी लॉग, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे log a + log b को हम लोग क्या लिख पाते हैं, log a × b लिख पाते हैं ना। a कौन है, मान लो 2 है, और b मान लो 10 कितना है 15 है। तो एंटी लॉग लॉग आपस में खत्म हो जाता है, हमारे पास क्या मिलता है 2 × 10⁻15, ठीक है। तो एंटी लॉग ना हम लोग ऐसे लॉग की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका मेन पॉइंट ये है कि आप जो ना ये टर्म दिया होगा तुम उसे तोड़ के कुछ ऐसे लिखो जो किसी न किसी की वैल्यू बन रहा हो लॉग में, या तो log 2 की बन रहा हो, या log 3 की, या log 4 की, या log 5 की, log 6, है ना। ऐसे तोड़ के लिखोगे फिर ना ऐसे किसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक डिजिट होगा ना ऐसा 15 होगा, तो हम उसको लिख पाएंगे 10 log 10 की पावर कितना 15, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं 2 × कितना 10⁻15, ठीक है। इसका आंसर मतलब ये अप्रोक्स आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना यहाँ पर हमने log की जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, लेकिन हमारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये तुमको ना टेक्निक जो है वो लगानी है पेपर सॉल्व में, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। लिखो इसको, चलो देखो ये ना वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकत्व हमको ना ज्ञात करना होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तुम्हारे यहाँ से। तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज करते समय इसका क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें यहां से ये पता होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, IR, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या पढ़ते हो, देखो मेरे पास फिजिक्स में क्या होता है, चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। तो हमें इसकी लंबाई पता होता है ना, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम होता है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास में होता है रो L अपॉन ए, है ना। और रो यहाँ पर क्या होता है, हाँ, प्रतिरोधकता, है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, आप इसको बोलते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो अब ये दोनों फॉर्मूले होते हैं कब, इस चालक के लिए। तो हमारे पास क्या है, वैद्युत अपघटनी विलयन। क्या मतलब है इसका, जो तुम सेल के अंदर यूज करते हो, विलयन। क्या करते हो, यूज विलयन। तो मान लो अगर इसमें दो इलेक्ट्रोड है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो क्यूब बनता है। क्या बनता है, क्यूब। तो इसके विलयन जो होते हैं इसके बीच में इलेक्ट्रोड के, उस विलयन का हमें पता करना होता है प्रतिरोध। क्या पता करना होता है, प्रतिरोध। और इस वाले केस में ना, ये जो होता है धात्विक चालक, इसमें हम लोग आर एल, है ना, ये सब लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। ए फॉर्मूला सेम रहता है इसके लिए भी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है इसका जो होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, वो हो जाएगा क्या, ए। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच की जो दूरी वहां होती है उसको हम लोग एल लेते हैं। क्या लेते हैं, एल लेंगे। क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरियां, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को एल बोलेंगे, ठीक है ना। लंबाई नहीं बोलेंगे भाई, दूरी बोलेंगे, ठीक है ना, इसके बीच का। तो इसके बीच में जो विद्युत अपघटनी विलयन है, मान लो इसके अंदर के सेल हो सकता है ना, NaCl हो सकता है, कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन हो सकता है। तो उसके अंदर जो आयन होते हैं, मान लो कॉपर है इसमें 2+ आयन और SO4 है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट होता है, ये भी गति इसमें करते हैं। तो इसके गति के लिए भी अंदर कोई ना कोई होता है बैठा हुआ जो इसका विरोध करता है, यानी इसको रोकता है घूमने फिरने से। आप उसके गुण को क्या बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो। तो इसके अंदर भी ना ऐसे ही टर्म जो होते हैं, प्रतिरोध, है ना, विद्युत धारा, वो सब भी यहाँ पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है तुमको पता है पहले से, है ना। और उसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें ना डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना इसकी जो है चालकता, क्या बोला मैंने, चालकता, है ना, हम इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है ना, वो हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखो हम इसको दिखाते हैं जी से। किससे, जी से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है ना। क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता। ध्यान रखना आपको, जी। तो जब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 1/r। क्या लिखेंगे, तो 1/r लिख दिया मैंने। तो G इक्वल टू क्या बने, देखो 1/r। r का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, ठीक है ना। r का क्या होता है फॉर्मूला, ये रहा, रो L अपॉन ए, है ना। तो G इक्वल टू क्या बनता है, रो अपॉन में रहता है ए ऊपर और L नीचे। समझे आप लोग नहीं, तो ये हमारा G हो गया, ठीक है ना। G पर हमारे पास क्या होता है, चालकता, है ना, यानी कंडक्टेंस। अब इसका वो क्या होगा, यूनिट। तो G की यूनिट क्या होगी ना, G, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ठीक है। G इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन ए, ठीक है, चालकता। तो इसमें क्या होगा, G की SI मात्रक, SI मात्रक, क्या क्या लिख रहा है, G की SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो R क्या होता है, R का होता है ओम, है ना। तो क्या हो जाएगा, पर ओम, ठीक है ना, प्रति ओम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रति ओम बोलते हैं, या फिर मो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मो, ठीक है, या सीमेन। सीमेन वैज्ञानिक के नाम पे है, ठीक है। सीमेन क्या है, वैज्ञानिक के नाम पे है, ठीक है ना। एस से दिखाते हैं उसको, ठीक है ना, मो, प्रति ओम, है ना, या फिर एस। एस से क्या है, साइमन पढ़ते हैं वैसे, सीमेन, सीमेन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सीमेंस लिखा तो हमको उसमें देखा दिखाई लिखा हुआ, ठीक है, साइमन या सीमेन। साइमन पढ़ते हम लोग इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। ध्यान रखना। इसके बाद में एक और टर्म आता है, उसका नाम क्या है,
हाँ क्या बोलते हैं इसको? हाँ इसको चालकत्व कहते हैं, चालकता नहीं कहते ना, वो कप्पा होता है। ये हमारा हो गया चालकत्व, ठीक है ना, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है ना, चालकत्व, चालक तो ठीक है ना, इसको चालक तो कहते हैं, ये फर्क है, चालकता दूसरा होगा, ठीक है ना, ये इसको ध्यान रखना। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में भाई साहब ये आता है तुम्हारा चालकता, चालकता, चालकता को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अब कंडक्टिविटी क्या होता है तुम्हारे देखो, कप्पा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से, पप्पा से नहीं, कप्पा से, कप्पा से वो पप्पा बता है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो कोई नहीं, तो कप्पा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कौन होता है, ये भाई साहब होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताओ विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, ये व्युत्क्रम है ना, हाँ। तो यहां से जब हम लोग इसका मान रखेंगे 1/, ये हो गया, ठीक है ना, तो R इक्वल टू मतलब क्या था, रो L/A था ना, तो यहां से रो का मान क्या निकलेगा, R इंटू A/L, ये निकलेगा ना, रो का मान होगा, इस मान को यहां रख देंगे, देखो जरा, तो कप्पा इक्वल टू क्या बनेगा, 1/, यहां मान रखो R A/ क्या हो जाएगा, L, ठीक है। अब कप्पा इक्वल टू 1/R तो रहेगा इंटू L/A हो जाएगा, L/A, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका, चालकता का। अब यहां हमको एक टर्म और नया मिलने वाला है, L/A, L/A, हम इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक, क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है ना, सेल स्थिरांक बोलते हैं। और इसकी हम लोग इसको ना जी से करते हैं स्टार, जी स्टार से, ठीक है ना, किसे करते हैं, जी स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो R/A कौन था बताना, था ना पीछे चालकत्व, जी था, तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि चालकता इक्वल टू बनता है जी गुना जी स्टार, समझे क्या नहीं समझे में आया। देखो इसको स्थिरांक इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि L क्या है, कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रोड होता है सेल के अंदर वो तो जो बीच में दूरी रखा हुआ दूरी चेंज थोड़ी होगा, सेम रहेगा, और जो इलेक्ट्रोड है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी चेंज नहीं होगा ना, इसीलिए क्या कहते हैं L/A के जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है, जी क्या है हमारा चालकत्व और जी स्टार क्या है सेल स्थिरांक, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना इजी चीज है ना, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कप्पा की अब यहां पर आता है एसआई मात्रक, तो कप्पा का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपने लिखा था कप्पा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है, इसकी जो एसआई मात्रक होती है वो होती है ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसके एसआई मात्रक क्या बनेगा, देखो प्रति ओम बन जाएगा, क्या बनेगा, तो कप्पा की एसआई मात्रक क्या बनेगा, ऊपर ओम जाएगा तो प्रति ओम प्रति मीटर, और प्रति ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, और पर मीटर ये, तो साइमन पर मीटर, ठीक है ना, ये हमारा होता है कप्पा की इकाई, ठीक है ना, एसआई मात्रक ये होता है, ठीक है। कॉपी करो ना फटाफट से, देखो ना बड़े छोटा सा चीज है, ये सिंपल चीज ना, वो इतना सा होता है और कुछ नहीं। इससे पहले कौन था, इससे पहले ये था, इतना सा चीज हमारा ये आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास में ये आ गया, हो गया रिवीजन, है ना, क्या है इसमें, कुछ है इसमें नहीं है, छाप इसको। देखो इसके बाद में तुमको एक यहाँ पर टर्म और लिखना है, हाँ भाई, ये जो कंडक्टिविटी होता है यानी कि चालकता वो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित, किसमें, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर, किस पर, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, निर्भर करता है कौन, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये बात आपको ना इसमें थोड़ा सा मेंशन कर लो नोट्स में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का मेरे पास फॉर्मूला कुल कितने बन गए, देखो कंडक्टिविटी का मेरे पास कुल फॉर्मूला बन गया, एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका जी इंटू जे स्टार, ठीक, अगर हम इसका फॉर्मूला इसमें मतलब इसकी वैल्यू रख दें तो हमारा बनेगा क्या,
एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर अच्छा देखो, तुम ना यहां से प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। आर इक्वल टू क्या निकलेगा, आर इक्वल टू निकलेगा जी स्टार अपॉन के, क्या निकलेगा जी स्टार, क्यों एल अपॉन क्या होता है जी स्टार और क्या बटे में, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं यार, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है। तो कई सारे फॉर्मूले होते थे, इसको ना रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में आप इसमें सीखते हो मोलर चालकता, क्या सीखते हो, मोलर चालकता, मोलर चालकता ना, यहां से क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेगा देखने को। मोलर चालकता हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। देखो आपको ना इसका मैं सिंपल एक कहानी सा सुना देता हूं 1 मिनट के अंदर, है ना। एक विलयन है, ठीक है। इस विलयन के अंदर हम लोगों ने क्या मिला दिया, अच्छा अभी तो इसमें केवल विलायक है। मान लो आपने इसके अंदर 1 मोल क्या मिलाया, 1 मोल KCl मिला दिया, ठीक है। तो KCl क्या है, वैद्युत अपघटन है, तो सॉरी वैद्युत अपघटय है। तो वैद्युत अपघटय जब जल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आयनों में। तो उसमें K प्लस आयन होगा और Cl माइनस आयन होगा। इनका इसके अंदर मूवमेंट होगा, मूवमेंट घूमेगा फिरेगा, ठीक है। तो इसके 1 मोल KCl से जो इस विलयन की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, चालकता होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर चालकता, ठीक है। यानी कि 1 मोल वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय युक्त विलयन, वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की चालकता, विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है, ठीक है ना। मोलर चालकता कहलाता है, चालकता, ठीक है, कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, कहलाता है ना। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसे हम लोग किस दिखाते हैं, इसे लैम्डा एम से किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लैम्डा एम के हमारे पास टोटल क्या क्या मिलने वाले हैं, 2 फॉर्मूले, क्या मिलने वाले हैं, 2 फॉर्मूले, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, लैम्डा एम, देखो लैम्डा एम का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब इसको नापते किस में है ना, एसआई मात्रक 2 होगा, 2, एक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, और एक होगा इसमें से साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। अलग अलग होता है, वो डिपेंड होता है इस बात पर कि कप्पा जो हमारा होता है वो किस में दिया हुआ है। कप्पा का भी 2 एसआई मात्रक होगा, ठीक है ना। देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है कप्पा अपॉन, सॉरी हाँ ऊपर कप्पा रहेगा, ठीक है ना, नीचे की क्या होता है सांद्रता, है ना, इंटू 1000 इंटू, देखो ध्यान से सुनो, 2 चीजें इसमें आती है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा तो कप्पा ना, इसमें कौन है, कप्पा है, तो कप्पा इसका एसआई मात्रक था कितना बताना, 2 था। देखो एक था, मैंने आपको लिखा था साइमन पर मीटर, है ना, सॉरी हाँ साइमन पर मीटर था, क्या था, हाँ, और एक था मेरे पास साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 में हो सकता है, ठीक है ना, अरे ठीक है नहीं, ठीक है। तो साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे इसी प्रकार से ना हमारे पास में 2 होंगे, ये जो मेरे पास ये भाई साहब है मोलर चालकता, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एक तो ये होती है इसकी एसआई मात्रा, क्या होती है, जब मोलर चालकता हमारा ये रहता है तो मेरे पास जो इसका फॉर्मूला होता है इसको ज्ञात करने का, वो होता है ऊपर 1000, ऊपर क्या होता है कप्पा गुना 1000 बटे में सांद्रता, है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोलरता, ठीक है ना। सी लिख सकते हो ना या एम लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसका आपको यूज करना है फॉर्मूले का डायरेक्ट, मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसके बाद में आता है मोलर चालकता अगर इसका एसआई मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक क्या, तो क्या होगा फॉर्मूला, कप्पा बटे 1000 गुना एम, ठीक है ना। एम क्या है यहाँ पे, सांद्रता, ठीक है ना। तो ये चीजें ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इस तरह से,
ठीक है, मोलर चालकता। कॉपी करो इसको ना, फिर हम लोग अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी देखो इस चैप्टर से जो आएगा न्यूमेरिकल, कहाँ से आएगा, या तो नर्स्ट इक्वेशन में से आएगा जो पीछे एक्सप्लेन किया, या फिर आएगा वो कैसे याद करने के लिए, या फिर आएगा तुम्हारा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो ये लगता है, ठीक है ना, ठीक है भाई, यहां से आ सकता है। इसके बाद में अभी यहां से एक और टॉपिक आएगा कि सांद्रता के साथ में चालकता कैसे घटता बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी होगी, कॉपी करो उसको, ठीक है। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना हम लोग यहां से ले लेते हैं। देखो इस पर बेस्ड एक तो आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ठीक है, जो तुम्हें जरूर कर लेना है। वो क्वेश्चन देखो ये है, दिख रहा है, हमें ये क्वेश्चन करके जरूर से जरूर जाना है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है ना, मेरे साथ इस क्वेश्चन को करना, समझना क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है। देखो 0.1 मोल पर लीटर, अब बताओ ये क्या चीज है, सांद्रता क्या है ये। तो हमें मिल गई पहले मोलरता, हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके बीच में ना संबंध स्थापित करना आना चाहिए, ठीक है ना। दिख नहीं रहा, देखो इधर मोलरता हो गया, यानी कि एम कितना है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल प्रतिरोध कितना बताना, आर। देखो आर कितना मिल गया हमें, 100 ओम मिल गया। सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखो क्या है, दिया क्या क्या है इसने क्वेश्चन में। यदि उसी सेल का प्रतिरोध, देखो ध्यान से, सांद्रता इतना कर देंगे, है ना, ये पहले था ना, अब सांद्रता इसकी इसने क्या कर दिया है, मोलरता, ठीक है ना, वो उसने एम को बना दिया कितना 0.02, मतलब सांद्रता दो बार चेंज करा, एक बार ये है और एक बार जब ये है सांद्रता, तो क्या उसका आर 100 ओम है। सांद्रता पता पहले से कम हो गया ना, अब सांद्रता कम हो गया तो इसका प्रतिरोध बढ़ गया, क्या हो गया, आर कितना हो गया 520 ओम, ठीक है। हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस वाले विलयन की है ना, ये क्या है मोल पर लीटर, इस वाले विलयन की तुमको ज्ञात करना है क्या चीज, लैम्डा एम। और क्या करना है इसमें ज्ञात, कप्पा ज्ञात करना है, ठीक है ना, कप्पा भाई सबको ज्ञात करना है, और लैम्डा एम। अब हमसे बोलता है 0.1 मोलर विलयन की चालकता कितना है, देखो ये चालकता है, क्या है ये चालकता है। इस विलयन की चालकता कप्पा मेरे को दे रखा है कितना 1.29, ठीक है भाई। अब सुनो मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। हमको इसने 2 विलयन दे रखा है, एक विलयन की सांद्रता इतनी है तो उसका जो चालकता है वो इतना है, ठीक है, और प्रतिरोध उसका इतना है। दूसरे विलयन की जब सांद्रता चेंज कर दिया इतना, तो उसका प्रतिरोध इतना हो गया, आर मिल गया। इस वाले की चालकता कितनी होगी, ठीक है ना, इसकी चालकता ये है, ठीक है, यहां पर इसमें ये दिया हुआ है इकाई भी साइमन पर मीटर, ठीक है। तो इसकी हमें ज्ञात करनी है, इसकी हमें दे रखा है प्रतिरोध। तो अगर मैं इस वाले विलयन की कप्पा ज्ञात करूंगा तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बताओ, मुझे कप्पा ज्ञात करना पड़ेगा। तो बताओ कप्पा क्या होता है, कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r गुना L अपॉन A होता है ना, और ये कौन होता है, सेल स्थिरांक, कौन होता है ये। इस वाले का अगर मैं कप्पा निकालूंगा तो मेरे को R दे रखा है, ये मेरे को उसने नहीं दिया, ये मेरे को उसने, तो ये मैं पहले निकालूंगा इस वाले विलयन से, किससे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है ना ये। तो दोनों सेल में क्या होगा, मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले, मैंने एक शब्द कहा था कि इसका जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है L और जो अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल है A, वो थोड़ी चेंज होगा, तो उसका फिक्स रहेगा। तो उसी का हमें यूज करना है कि चाहे विलयन की सांद्रता बदल दो लेकिन उसकी जो सेल स्थिरांक तो सेम रहेगा ना। तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, पहले वाले विलयन की चालकता और प्रतिरोध के प्रयोग से क्या निकाल लेंगे, सेल स्थिरांक, क्या निकालेंगे, है ना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं विलयन, यहां लिख दूंगा मैं 0.1 मोल
पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर विलियन के लिए, है ना, विलियन से सेल स्थिरांक, ठीक है, हम वो निकाल लेंगे। तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू जी स्टार, है ना। तो कप्पा इंटू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कप्पा इंटू आर, ठीक है। तो कप्पा हम लोग यहां से निकालेंगे तो देखो ऐसा मिलेगा कुछ। कप्पा कितना था पहले, 1.29, ठीक है ना, किसमें है, साइमन पर मीटर, है ना, और इंटू आर हमारे पास कितना है, 100 ओम। देखो 100 है, नहीं है, पहले वाले सेल का 100 ओम ही तो है। तो 100 ओम, ये ओम है ना, यहाँ पर क्या है, साइमन है। साइमन क्या होता है, पर ओम। तो पर ओम से पर ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, पर मीटर। क्या बचेगा, पर मीटर बचेगा, हाँ वही बचना चाहिए, ठीक है। तो गुना करोगे तो 129 आएगा। कितना आएगा भाई, 2 जीरो है ना इधर, गायब हो जाएगा। देख जी स्टार आ गया, कौन आ गया। अब तुमको क्या निकालना है, अब तुमको निकालना है चालकता दूसरे वाले विलियन की। तो दूसरे वाले विलियन में कौन है, देखो ये वाला विलियन है, इसकी चालकता कप्पा इक्वल टू 1/r होता है इंटू जी स्टार, है ना। तो कप्पा इक्वल टू क्या आएगा, 1/r, आर कितना है, 520, 520 ही है, 520 है, ठीक है ना। और जी स्टार हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया कितना, 100, कितना 100। तो 0 0 आपस में क्या हो गया, कप्पा हो, है ना, खत्म हो गया। तो 10/129, अच्छा 129 था, हाँ सॉरी वो गलत हो गया ना, 129 था, तो 100 अभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है इधर, यहाँ चाचा यहाँ पर कितना है, 520, पहले 520 था मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, 520 था, मतलब है ना। तो ये अब तुम 129 को भाग करो किससे, 520 से, तो भाग करके देखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 248, है ना, 0.248, ठीक है ना, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे क्या कहा इसने, चालकता ज्ञात कर दो, कर दिया। अब इसने हमसे कहा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, लो भाई वो भी कर देते हैं। तो लैम्डा m इक्वल टू कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से, लैम्डा इक्वल टू निकल के आता है। तो फॉर्मूला क्या दो, हमें साइमन मीटर में है ना, अरे पता किसमें है, साइमन मीटर। तो कौन सा लगाओगे, देखो एक बार ध्यान रखना, अगर मीटर में है तो 1000 नीचे रहता है, क्योंकि हमें 1000 से भाग करना पड़ता है ना। अगर सेंटीमीटर में है तो 1000 ऊपर रहता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, के, है ना, कप्पा अपॉन 1000 गुना सांद्रता, ठीक है ना, सी लिख दो या फिर एम, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो कप्पा कितना निकल के ये आया 0.248 अपॉन में 1000 इंटू में सांद्रता कितनी है इसकी, देखो 0. आ गया। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते, ठीक है इधर, है ना, इधर हम लोगों को लिखना 0.02 मोलर, है ना, विलियन की कप्पा और लैम्डा एम, ठीक है ना, कप्पा और लैम्डा एम, ठीक है, वो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो ये कितनी सांद्रता 0.02 ही तो है ना। तो अब इसको बस हल कर देंगे तो क्या बनेगा 0.248 अपॉन कितना बनेगा 20, ठीक है, 20 आ गया ना, आ गया। अब हम इसको भाग कर रहे हो तो क्या आएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना, 0.0 ये करके आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी इसकी, साइमन पर मीटर स्क्वायर और पर मोल, ठीक है, ये इकाई हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो ऐसे हमको ना इसको सॉल्व करना था, ठीक है ना। और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा ना तो 1000 से गुना कर देते, इसको क्या करते हैं, तो 100, ये बनेगा 124, क्या बन जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आ रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग ध्यान रखें, ठीक है, हुआ क्लियर। तो क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी ना है, चालकता मोलर चालकता पर बेस्ड क्वेश्चन, पता नहीं सोचा हाथ में हार्ड लगा कहीं, यहां से निकाल के यहाँ। तुम अगर इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो साइंस बेकार है, फिर तुमको आर्ट साइड ले लेना चाहिए था, ठीक है। साइंस भी सोच रहा होगा मेरी बेइज्जती कर दी ऐसे सवाल को ना साइंस लेकर के, और क्या केमिस्ट्री सोच रहा होगा किसके हाथों पड़ गया मैं, मुझे खोलता ही नहीं है, मुझे सवाल सॉल्व करता ही नहीं है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा सा, ठीक है ना, छाप लिया इसको।